स्वागत है। यहाँ हम इतिहास की पेचीदा गुत्थियों को सुलझाकर उन्हें आसान और दिलचस्प कहानियों में बदलते हैं। आज की तारीख में इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। इसके अनुयायियों की संख्या 1.7 अरब से भी ज्यादा है। सोचिए, ये दुनिया की कुल आबादी का लगभग 1/4 हिस्सा है ना? एक हैरान कर देने वाला आंकड़ा। तो अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। आखिर 7वीं सदी के अरब रेगिस्तान में जन्मा एक मजहब 1400 सालों में तीन महाद्वीपों तक कैसे फैल गया? चलिए इसी की तह तक चलते हैं। इस कहानी की शुरुआत, जैसा कि कई लोग सोचते हैं, धर्म बदलने से नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है जीत से, यानी विजय से। शुरुआती खलीफाओं के दौर में पैगंबर मोहम्मद के निधन के बाद जो अगली सदी आई, उसमें अरब मुस्लिम सेनाओं ने इतनी तेजी से विस्तार किया कि सब हैरान रह गए। उन्होंने दुनिया के इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक खड़ा कर दिया। आप अंदाजा लगाइए, सिर्फ 100 साल के अंदर अंदर उन्होंने रोमन साम्राज्य से भी बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया था। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। उस वक्त का मकसद असल में काफी प्रैक्टिकल था। जीतने वालों का फोकस धर्म बदलवाने से कहीं ज्यादा इस बात पर था कि शासन कैसे चलाया जाए और टैक्स कैसे वसूला जाए। देखिए, गैर मुसलमानों से जो जिज़िया टैक्स लिया जाता था, वो उस साम्राज्य की आमदनी का एक बहुत बड़ा जरिया था। और इसका सबूत यह है कि उस दौर के आखिर तक ईरान, इराक, सीरिया और मिस्र जैसे बड़े बड़े इलाकों में मुश्किल से 10% लोग ही मुसलमान थे। तो फिर सवाल वही है, अगर शुरुआती जीतों से धर्म नहीं फैला तो फिर कैसे फैला? आखिर इतने बड़े पैमाने पर लोग मुसलमान कब और क्यों बने? खैर, इसका जवाब हमें अगले दौर में मिलता है। अब्बासिद खलीफा के आने के साथ ही सब कुछ बदल गया। अब साम्राज्य का ध्यान सिर्फ अरबी लोगों की जीत तक सीमित नहीं रहा। अब जोर एक ऐसी दुनिया बनाने पर था जो कॉस्मोपॉलिटन हो, मल्टीकल्चरल हो। एक ऐसी जगह जहां विज्ञान, संस्कृति और नए नए आइडियाज का बोलबाला था। इसी को कहते हैं इस्लामिक गोल्डन एज। और इस दौर में लोगों के धर्म बदलने की वजह भी काफी दिलचस्प थीं। कुछ लोगों के लिए तो ये जिज़िया टैक्स से बचने का एक सीधा साधा तरीका था। वहीं दूसरों को एक ऐसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन का हिस्सा बनने का मौका दिख रहा था जो उस वक्त साइंस, मेडिसिन और फिलॉसफी में दुनिया को रास्ता दिखा रही थी। मतलब ये सिर्फ आस्था की बात नहीं थी, ये सोशल और इकोनॉमिक तरक्की का भी एक जरिया था। तो इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे पर लगातार लोग अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करने लगे। और देखते ही देखते 11वीं सदी आते आते इन इलाकों की ज्यादातर आबादी मुसलमान हो चुकी थी। और ये तलवार के जोर पर नहीं हुआ, बल्कि एक नई संस्कृति और नए मौकों के खिंचाव की वजह से हुआ। अब कहानी साम्राज्य के दिल से निकलकर दूर दराज के इलाकों तक पहुंचती है। यहाँ इस्लाम का फैलाव अलग अलग तरीकों से हुआ, जिसे नए लोग और नए रास्ते बहुत दूर तक ले गए। अफ्रीका की बात करें तो यहाँ इस्लाम की कहानी तलवार से नहीं, बल्कि तिजारत यानी व्यापार से लिखी गई। ये धर्म सहारा रेगिस्तान को पार करने वाले ऊंटों के कारवा के साथ फैला, नील नदी पर चलने वाली कश्तियों के साथ दक्षिण तक पहुंचा और हिंद महासागर के समुद्री रास्तों पर व्यापारियों के साथ साथ अमन के साथ फैला। और बिल्कुल यही कहानी पूरब में भी दोहराई गई। आज के इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों में इस्लाम समंदर के जहाज़ों पर सवार होकर पहुंचा, लेकिन इसे वहां की लोकल संस्कृति में बसाने का काम किया सूफी संतों ने। उन्होंने इस्लाम का एक ऐसा रूप पेश किया जो बहुत शांतिप्रिय था और वहां के लोकल रीति रिवाजों के साथ आसानी से घुल मिल गया। अब बात करते हैं भारतीय उपमहाद्वीप की। यहां तो मामला और भी पेचीदा है। कोई एक सीधा साधा जवाब है ही नहीं। कुछ लोग दिल्ली सल्तनत जैसे शासकों के दौर में मुसलमान बने, तो कई लोग सूफी संतों की वजह से इस धर्म से जुड़े। तो यहाँ हम देखते हैं दबाव, लालच और धीरे धीरे संस्कृति में घुलने मिलने का एक मिला जुला असर। और ये बात हमें एक चीज सिखाती है कि इतिहास कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। और अब हम आ पहुंचे हैं 20वीं और 21वीं सदी में। यहाँ इस्लाम के फैलने की कहानी एक बिल्कुल नए मोड़ पर है, जिसे तय कर रहा है हमारा ग्लोबल कनेक्शन। आज का दौर इंटरनेट और माइग्रेशन का दौर है, और इसी में से ट्रांसनेशनल इस्लाम जैसे नए आइडियाज निकल रहे हैं। ये एक ऐसी पहचान है जो किसी एक देश या कौम से बंधी नहीं है, बल्कि ये जुड़ी है एक ग्लोबल मुस्लिम कम्युनिटी यानी उम्मा से, जो आज डिजिटल तरीकों से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है।
और ये फैलाव आज भी रुका नहीं है। बस फर्क इतना है कि अब इसे फैलाने वाले ऊंट या जहाज नहीं, बल्कि हवाई जहाज और इंटरनेट हैं। नौकरी के मौके और अपने देशों में राजनीतिक उथल-पुथल की वजह से, खासकर यूरोप और अमेरिका में, मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ रही है और इससे वहां के समाज का जो ताना बाना है वो भी बदल रहा है। तो रेगिस्तान के एक छोटे से समुदाय से शुरू होकर एक ग्लोबल मजहब बनने तक का ये सफ़र, ये 1400 साल लंबी कहानी है जीत की, संस्कृति की और व्यापार की।